चलो आज के टॉपिक के अंदर वी हैव टू बी डिस्कस अप अबाउट द बेसिस एंड डायमेंशन। तो बेसिस एंड डायमेंशन के लिए जैसे हम कल डिस्कशन कर रहे थे, हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वाले सेट्स की बात कर रहे थे ना, तो उसी को थोड़ा सा एक आध एग्जांपल और डिस्कशन कर लेते हैं कि हाउ वी कैन से दैट गिवन सेट इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। सपोज दैट द क्वेश्चन इज हियर इज चेक whether the set S which is being represented as a 1 0 1 1 1 0 -1 0 -1 is linearly independent or linearly dependent। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए हमने क्या बोला था, कैसे करेंगे? तो वी हैव टू बी सपोज दैट कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी सम स्केलर्स सच दैट कि अल्फा टाइम्स द फर्स्ट फैक्टर, बीटा टाइम्स द सेकंड वेक्टर प्लस द गामा टाइम्स द थर्ड वेक्टर is equal to be zero vector। अगर तो ये सारे अल्फा बीटा गामा जीरो आ जाते हैं तो वी कैन से दैट दिस सेट इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, है ना। तो हम इसको सोल्व आउट करें तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, दूसरा क्या आ जाएगा बीटा, तीसरा क्या आ जाएगा अल्फा माइनस गामा is equal to be a zero vector 0 comma 0 comma 0। so it implies that we get the three equations alpha plus beta minus gamma is equal to be 0। सेकंड से क्या आ जाएगा बीटा is equal to be 0। थर्ड से क्या आ जाएगा अल्फा माइनस गामा is equal to be 0। तो अगर मैं ये सेकंड वाली इक्वेशन देखूं तो ये मेरे पास आ गया बीटा is equal to be 0। तो अगर मैं बीटा is equal to be 0 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं पहली इक्वेशन के अंदर तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू बी 0। और तीसरी इक्वेशन के अंदर भी अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू बी 0 ही है। तो इसका मतलब है जो अल्फा है दैट डिपेंड्स अपॉन अ गामा, वो गामा के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। तो अगर गामा के ऊपर डिपेंडेंट हो गया तो मींस दैट अगर गामा 0 है तो फिर तो 0 है, अगर 0 नहीं है तो फिर 0 नहीं है। तो इसका मतलब द सेट ऑफ अ गिवन सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। सो द गिवन सेट ऑफ vectors is linearly dependent। वो जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स है वो क्या है, linearly dependent है। So this is the way that you can prove it out whether the given set is a linearly dependent or not। इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए अगर नॉन जीरो आ रही है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज लीनियरली डिपेंडेंट है। इसको आपने रोस्किन की फॉर्म में भी चेक किया होगा ना। तो अगर वो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स है, जिस मैट्रिक्स को आप चेक आउट करना चाहते हैं, वो अगर नॉन जीरो आ रही है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज लीनियरली डिपेंडेंट है। So now I'm going to be go with the today's topic about the basis and dimension। The basis and dimension will help us in a vector space to study about the dimension of the given vector space। जैसे आपने अभी तक स्टडी किया है कि जैसे V3 है, अब ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इसका जो डायमेंशन है वो 3 है, यहां से पता लग रहा है ना कि A, B, C हैविंग आउट देयर। पर हम जो अब स्टडी करना चाह रहे हैं, हम उसकी डायमेंशन को स्टडी करना जा रहे हैं यूजिंग अप अ बेसिस। ठीक है, अब बेसिस होता क्या है? सबसे पहले तो बेसिस की डेफिनेशन को हम डिस्कशन करते हैं कि बेसिस है क्या। अच्छा, बेसिस क्या होता है? वी कैन से दैट ए सबसेट B ऑफ ए वेक्टर स्पेस V। हम वेक्टर स्पेस में से कोई इसका सबसेट ले लिया, जैसे मैंने सपोज V3 लेता हूं। V3 इज हैविंग अ वेक्टर स्पेस हैविंग अ 3 ट्यूपल्स, है ना। अब अगर मैं इसका कोई सबसेट लेना चाहूं तो मेरे को सबसेट में यहाँ पे V3 का मतलब है मेरे पास कोई भी कलेक्शन X1 X2 X3 है ना। तो अगर मैं B सेट लेता हूं तो उसमें मुझे लेना पड़ेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कुछ ऐसा, है ना। तो ये इसका एक सबसेट ही है। तो अब वो बेसिस कब होगा कि क्या ये सेट जो है इस सेट का बेसिस है कि नहीं है, तो वी हैव टू बी डिस्कस अप दैट पार्ट। तो ये सबसेट B of a vector space V is said to be basis of a vector space V if
इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम्स। वो कौन कौन से एक्सियम्स हैं? नंबर 1, बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। कि पहली प्रॉपर्टी ये है कि बी जो सेट जो हम प्रूव करना चाहते हैं कि वो सेट बेसिस है, तो वो बी सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नंबर 2, सेकंड प्रॉपर्टी है कि ये जो सेट बी है, इट जनरेट्स द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर स्पेस V, दैट इज B generates or spanning, इसका notation spanning है ना, it spans the vector space V. In other words, you can say that every element of a vector space V, कि मैं अगर V के वेक्टर स्पेस, जो मेरे पास वेक्टर गिवन वेक्टर स्पेस है, उसका कोई भी एलिमेंट उठा लूं, जैसे मैं ये पहला, जैसे यही मैंने एग्जांपल दिया सबसे पहले, अगर मैं x1 x2 x3 उठा लूं, तो मुझे वो x1 x2 x3 जो है इस बेसिस की फॉर्म में, इस सेट B की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर तो मैं वो लिख सकता हूं उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, तो वो स्पैन कर रहा है। ठीक है, दैट इज वी कैन से दैट इन अदर वर्ड्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए वेक्टर स्पेस V कैन बी। हाँ जी बेटा, सर स्क्रॉल अप करो। एक काफी है। यस सर। कैन बी generated by the linear combination of elements of the set B। अगर मैं वेक्टर स्पेस V में से कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट उठाता हूं और उसमें लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लेता हूं सेट B के, तो वो स्पैनिंग कर लेते हैं। तो मींस ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो हम बोलते हैं कि दैट सेट इज द बेसिस। और जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं बेसिस के अंदर, दैट रिप्रेजेंट्स द डायमेंशन ऑफ ए गिवन वेक्टर स्पेस। तो उसके ऊपर अभी आते हैं, पहले तो वेक्टर स्पेस की कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, सो लेट V3 बी ए वेक्टर स्पेस। V3 आपको पता है V3 क्या है? एक ऐसा वेक्टर स्पेस है हैविंग अ 3 ट्यूपल्स, है ना, हैविंग अ 3 एलिमेंट्स। तो अब आई कंसीडर स्टैंडर्ड सेट लेता हूं, इसको स्टैंडर्ड बेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं B ले लेता हूं 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। अगर आप इसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में देखें तो ये I J K है ना, दिस इज I, दिस इज J, दिस इज K। तो कई बुक्स में से I J K की फॉर्म में भी लिखा होता है। अब क्वेश्चन ये है कि इज B ए बेसिस ऑफ V3? वैसे तो ये बेसिस है, पर वो कैसे है हम वो डिस्कशन करना है। दिस इज आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड बेसिस, इसको स्टैंडर्ड बेसिस भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V3। ये V3 का स्टैंडर्ड बेसिस है, पर क्वेश्चन ये है कि ये बेसिस है कैसे। तो ये बेसिस कैसे है, तो उसके लिए हमें पहली दो प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, है ना। अगर मैं इसका सॉल्यूशन की बात करूं, फॉर द सेट B to be a basis for the vector space V3, it should satisfy two conditions। वो मैंने अभी बोली कौन कौन सी कंडीशंस हैं? नंबर 1, B should be लीनियरली इंडिपेंडेंट। पहला कि B को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरा कि जो सेट B है इट स्पैन्स ओवर द वेक्टर स्पेस V3। तो पहले प्रॉपर्टी में नंबर 1 प्रूव करता हूं। ठीक है, नंबर 1 कि B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को चेकआउट करते हैं कि क्या B लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट को चेकआउट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हम कोई भी स्केलर लेते हैं और स्केलर को B के वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, और लीनियर कॉम्बिनेशन लेने के बाद अगर अल्फा बीटा गामा जो है वो 0 आ जाता है, तो वी कैन से दैट दिस इज द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। सो लेट
alpha, beta, gamma be any scalars such that alpha times the first vector, alpha times I, beta times the second vector, gamma times the third vector is equal to be a zero vector. अब I J K हमने ऊपर लिखी दी है कि I क्या है 1 0 0 है, सेकंड वेक्टर जो है वो 0 1 0 है, थर्ड वेक्टर क्या है 0 0 1 है, which is equal to be 0 0 and 0. अब इसको थोड़ा रीराइट करते हैं. We can be say that this can be equal to be alpha comma beta comma gamma is equal to be 0 0 0. So this implies that alpha is equal to be 0, beta is equal to be 0 and gamma is equal to be 0. So the set B is linearly independent. B सेट जो है वो linearly independent प्रूव हो गया. अब हमने एक सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करनी है ना. We have to now prove the property number 2, axiom number 2. अब axiom number 2 कैसे प्रूव करना है कि we have to prove this one. इसका मतलब क्या है? अब हमने चेक करना है to check whether every element of V3 can be generated by the linear combination of elements of the set B, है ना. तो हम क्या करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि V3 से कोई एलिमेंट निकाल लेते हैं. सो लेट x1 x2 and x3 be any arbitrary element from a V3. ये any arbitrary दिया मैंने, ठीक है. अब अगर ये आर्बिट्री एलिमेंट को मैं सेट बी के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख देता हूं तो आई कैन से दैट दिस स्पैन्स ओवर द सेट बी, है ना. तो क्या करेंगे अभी हम, तो अब हम इसको लिखते हैं. वी कैन से दैट दिस कैन बी रिटन एज x1 x2 x3. लेट, हाँ बेटा, हाँ जी बेटा. Sir, can you scroll up a bit? हाँ, please wait. काफी है? Yes, sir. Okay. तो अगर मैंने बोला कि इसको B के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो it can be so say that there exist alpha, beta and gamma such that alpha times the first element 1 0 0, beta times the second one, second vector, plus gamma times the third vector. अगर मैं इसे सिंपलीफाई करके देखूं तो we have to be find the values of alpha और x1 x2 x3 in terms of alpha beta gamma. तो ये तो मेरे पास alpha beta gamma ही है. इसका मतलब है मेरे पास जो x1 की वैल्यू है वो अल्फा है, x2 की वैल्यू जो है वो बीटा है, x3 की वैल्यू जो है वो गामा है ना. तो इसका मतलब है कि ये x1 x2 x3 को कोई भी एलिमेंट मैं अगर सेट V3 से निकालता हूं तो इट कैन बी रिटन अप इन दिस फॉर्म which is a linear combination of the elements of the set B, है ना. ये सेट B के एलिमेंट्स ही है, बस उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है. इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास दैट इज एवरी एलिमेंट, एनी एलिमेंट ऑफ V3, दैट इज यू कैन से एनी एलिमेंट ऑफ V3 कैन बी जनरेटेड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन. सो एलसी यहां पे मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहा हूं ऑफ elements of the set B which is being represented as a 1 0 0 0 1 0
and third one is 0 0 1. तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, तो we can say that so the B spans over the V3. So from these two properties you can say that hence B is a basis of V3. Hence B is basis of V3. Clear? तो इस तरह से आप प्रूव आउट करेंगे। तो ये वाला जो B है, दिस इज आल्सो नोन एज अ स्टैंडर्ड बेसिस। ये स्टैंडर्ड बेसिस है which can be written in the form of I, J and K. 3 dimensional में हम I, J, K की फॉर्म लिख रहे हैं, 2 dimensional में हम इसे 1, 0, 0, 1 की फॉर्म लिखते हैं I और J, है ना? So that is the basis. अच्छा, इसी तरह एक क्वेश्चन और देते हैं and then we will move to the dimension part. Any query here for the basis? अच्छा, यहाँ पे हम फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी फॉर्म में। सपोज फिर हम कुछ डिस्कशन करेंगे बेसिस के ऊपर, ठीक है? So check whether the set B, which is being represented as a 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, is a basis of R cube or V3. तो अगेन सेम प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर होगा कि ये सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, ठीक है? दूसरा कि ये सेट स्पैन कर रहा है V3 को। तो पहला प्रॉपर्टी B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक कर रहे हैं, है ना? सो लेट अल्फा बीटा गामा बी स्केलर्स such that alpha times the first vector, beta times the second, gamma times the third is equal to be a zero vector. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस गामा कॉमा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी अ 0 0 एंड 0, ठीक है? Further it implies that alpha plus beta is equal to be 0, alpha plus gamma is equal to be 0, beta plus gamma is equal to be 0. तो ये तीन क्वेश्चंस आ गई, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा लो। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू बी 0, तो अल्फा माइनस बीटा में जब अल्फा प्लस बीटा ऐड करोगे ये वाली क्वेश्चन, तो क्या आ जाएगा? अल्फा 0 बीटा 0. So this means that on solving we get alpha is equal to be 0, beta is equal to be 0 and gamma is equal to be 0. इसका मतलब क्या हो गया? So the set B is linearly independent, है ना? आपके पास प्रूव हो गया जो सेट B है वो linearly independent है। क्लियर? एनी डाउट? अब दूसरा केस, अब आपको चेक करना है कि क्या मैं कोई भी एलिमेंट V3 से निकालूं आर्बिट्री, तो उसे मैं लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लूं, है ना? दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी आउट देयर। सो आई हैव टू प्रूव दैट द स्पैन्स ओवर द B इज इक्वल टू बी V3। इसका मतलब लेट आई कंसीडर एनी आर्बिट्री एलिमेंट फ्रॉम द सेट V3। V3 कह लीजिए या R क्यूब कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है? हैविंग 3 ट्यूपल्स and then we consider up a let alpha beta gamma be scalars such that कि ये जो x1, x2, x3 है, it should be written up in the form of a linear combination of the elements of a set B, है ना? तो alpha times the first element 1, 1, 0, second element क्या था? 1, 0, 1 and gamma times the third element क्या है? 0, 1, 1, है ना? I'll make it little bit. अब हमने x1 ये जो अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू निकालनी है, we have to be find in terms of x1, x2, x3 such that we know that the is. Can you scroll up a bit? हाँ please.
काफी है? Yes, sir. तो अभी आपने अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू निकालनी है, दैट यू हैव टू बी फाइंड अप इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3, ताकि हमें पता लग सके कि हम किसी भी आर्बिट्री एलिमेंट को जो मैंने V3 से निकाला है उसको मैं सेट B के जो वेक्टर्स हैं उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, शुड आई स्क्रॉल डाउन? Yes, sir. तो ये हमारे पास आ गया, दिस इज इक्वल टू बी अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा, और ये हो गया बीटा प्लस गामा। and this implies that alpha plus beta is equal to be x1, दूसरा alpha plus gamma is equal to be x2, then we have a beta plus gamma is equal to be x3। अब ये तीन इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं। अब इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3। ठीक है, solve these three equations and find the values of alpha beta gamma in terms of x1 x2 x3। so on solving I'm directly writing it out now। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2 माइनस x3। ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाय 2, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x3 माइनस x2 ओवर 2, और गामा की वैल्यू आ जाएगी x2 प्लस x3 माइनस x1 अपॉन 2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास अल्फा बीटा गामा की कुछ वैल्यूज निकल के सामने आ रही हैं, जिस कारण से ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये होल्ड कर रही है स्टार वाली, है ना। इसका मतलब है कि ऐसे एक अल्फा बीटा गामा जो है वो एग्जिस्ट करते हैं सच दैट आप V3 के किसी भी एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं B के। ठीक है, सो यू कैन से दैट सो देयर एग्जिस्ट values of alpha, beta and gamma for which this star holds, that is there exists alpha, beta, gamma for which each element of V3 can be written as linear combination of elements of a set P, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि the set B generates over the V3, है ना। तो इसका मतलब बाकी जो पहली दोनों प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई हो गई, है ना। तो B is a hence B is a basis of V3। पर अगर आप देखें तो ये जो हमने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाली है x1 x2 x3 में, इट्स क्वाइट कम्बरसम टू बी, कम्बरसम मींस थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3, है ना। अगर इसी तरह से 4 टपल्स आ गए, 5 टपल्स आ गए तो ये और बढ़ जाएगा। तो देयर आल्सो वन थ्योरम जो हम आगे जाके अभी डिस्कशन करेंगे डायमेंशन थ्योरम में, एंड डायमेंशन थ्योरम में इट आल्सो हेल्प्स अस टू फाइंड द बेसिस ऑफ अ गिवन वेक्टर स्पेस। ठीक है, जिसमें आपको ये सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आप सिर्फ पहली प्रॉपर्टी से ही कह देते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट से कि वो जो है अपना बेसिस है यूजिंग अ लीनियर इंडिपेंडेंस। वो कैसे है वो अब हम थोड़ा अभी डिस्कशन करेंगे लेटर ऑन। तो उससे पहले वी शुड बी नोट अप व्हाट वर द पॉइंट्स वी फाउंड अप हियर। तो व्हाट इज रिटन आफ्टर व्हिच कहां पे लिखा है ये स्टार डाला है नोटेशन for which the equation star holds। okay, so now we have कुछ पॉइंट्स है जो मुझे अभी डिस्कशन करने हैं कि जो हमने डिस्कस किया अभी बेसिस के साथ। अब एक देखिए, अभी मैंने दो एग्जांपल्स ली हैं, दोनों एग्जांपल्स किसकी थी? ओवर ए वेक्टर स्पेस V3 की थी, है ना। दोनों की दोनों एग्जांपल्स V3 की थी।
अब दोनों की दोनों डिफरेंट बेसिस हैं, है ना, दोनों की दोनों बेसिस तो हैं पर डिफरेंट है। एक में मैंने लिया कि 100 है, 010 है, 001 है, दूसरे में मैंने डिफरेंट बेसिस लिए हैं। तो इसका मतलब पहला नहीं हमारे पास पॉइंट निकल के सामने आया कि किसी भी वेक्टर स्पेस की जो बेसिस होगी वो यूनिक नहीं होगी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट निकल के सामने आया कि बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस नीड नॉट टू बी यूनिक। क्योंकि अभी आपने दोनों एग्जांपल्स देखी हैं V3 की, आपने पहली बेसिस देखी है, सपोज मैं उसे B1 से रिप्रेजेंट करता हूं, which is 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यही किया था आपने सबसे पहले डिस्कस। ठीक है, इज ए बेसिस ऑफ V3 और द R क्यूब, ये बेसिस 3 हमने प्रूव कर दिया। फिर आपने प्रूव किया ये सपोज B2 है, B2 है हमारे पास, वो है 1 1 0 1 0 1 और 0 1 1। फिर हमने ये प्रूव किया कि ये भी बेसिस है ना, दिस इज आल्सो बेसिस, इज आल्सो ए बेसिस ऑफ V3 और R क्यूब। तो पहला पॉइंट हमारे पास निकल के सामने आया कि ये जो बेसिस है ये जरूरी नहीं है कि यूनिक हो। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये कहता है, अगर आप इसको प्रॉपर हम जो एग्जांपल्स देखी है, डेफिनेशन देखी है, अगर मेरे पास किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो उसका अगर मैं सुपरसेट लेता हूं, सुपरसेट लेता हूं मतलब कि उसके बाद अगर मैं n+1 एलिमेंट्स लेता हूं, तो अगर देखो अगर मैं n एलिमेंट्स लेता हूं तो n एलिमेंट्स बेसिस के होने के कारण वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। पर अगर मैं n+1 एलिमेंट्स लेता हूं तो जरूरी नहीं है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अच्छा, तीसरा पॉइंट ये सब निकल के सामने आया कि अगर मेरे पास किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो उसकी जितनी भी दूसरी बेसिस होंगी उन सभी के अंदर n एलिमेंट्स ही होंगे। जैसे अभी आपने ये देखा B1 और B2 के अंदर। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट यू कैन से दैट इफ V has basis of n elements or vectors you can say, then every other basis of the vector space V has also n elements or vectors। तो उसके जितने भी दूसरे बेसिस है, अभी देखिए ये B1 भी हमारे पास 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 ही होंगे। ठीक है, अच्छा, तीसरा पॉइंट है वो भी जो मैंने बोला था कि अगर मैं इससे ज्यादा एक एलिमेंट ले लेता हूं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो यू कैन से दैट इफ ए वेक्टर स्पेस V has a basis of n elements, then every set of V with n+1 elements or vectors we can say is linearly dependent. So based upon the discussion of these bases, we can talk about a dimension now. तो अब हम dimension के ऊपर बात कर लेते हैं, because now we know that कि how we can find the basis of a given set. तो अब हम dimension के ऊपर बात कर लेते हैं, dimension of a vector space. If a vector space V has a basis B that contains finite number of n element, then every set of V with n+1 element or vectors we can say is linearly dependent. तो बेस्ड अपॉन द डिस्कशन ऑफ दीज बेसिस वी कैन टॉक अबाउट ए डायमेंशन नाउ। तो अब हम डायमेंशन के ऊपर बात कर लेते हैं, बिकॉज नाउ वी नो दैट कि हाउ वी कैन फाइंड द बेसिस ऑफ ए गिवन सेट। तो अब हम डायमेंशन के ऊपर बात कर लेते हैं, dimension of a vector space V has a basis B that contains finite number of
elements, then space is called finite dimensional. जैसे अभी आपने देखा कि ये जो V3 है, अब V3 वेक्टर स्पेस है और उसके बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स आए थे आपके पास, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, है ना? तो ये एक फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है V3। पर अगर मैं जैसे C01 ले लूं, space of all set of all continuous real valued functions on the closed interval 0 and 1. In that case, I can't define the dimension of that one, which is an infinite dimensional case. So there are many different properties through which we can go with the finite dimensional and infinite dimensional spaces out there. But now here we confined only to a finite dimensional. Okay. So now the number of elements in basis of the vector space V is called dimension of vector space V, and it is generally being denoted by DIMV, dimension of V. ठीक है? अब इसका मतलब ये हो गया, if dimension of a V is equal to Bn, it means that vector space V is called n-dimensional vector space. जैसे अभी आप तो एग्जांपल से देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन से जैसे अब मैं कोई V2 वेक्टर स्पेस लेता हूं, वैसे V3 तो ऊपर हमने डिस्कस कर ली है, इसी तरह से मैं सपोज V2 वेक्टर स्पेस लेता हूं. फॉर एग्जांपल नंबर 1 से वेक्टर स्पेस V2 और से R square is a two-dimensional vector space as number of elements or vectors in its basis is always कितने होंगे? 2. अब अगर मैं इसकी बेसिस की बात करूं, that basis is I and J. तो टू डिमेंशनल में बेसिस क्या है? 1, 0 and 0, 1. This is called a standard basis. इसके अलावा भी कई सारी बेसिस हो सकती हैं, ठीक है? This is one of the standard basis of the vector space V2 or the R square. इसी तरह से अगर मैं suppose over the V3 ले लूं तो vector space V3 or R cube is a three-dimensional vector space as each basis of V3 contains कितने एलिमेंट्स होंगे? 3. जितने भी मर्जी आप बेसिस देख लो, उन सबके 3 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है? तो स्टैंडर्ड बेसिस क्या है इसकी? और द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर दिस V3, सबसे पहले मैंने इसी की डिस्कस की थी. I, J and K, like this can be presented as a 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. This is a standard basis. अच्छा, अगर मैं कोई स्ट्रक्चर लेता हूं जिसमें पॉलिनोमियल ले लेते हैं, सपोज आउट, how can we get the basis for a polynomial?
suppose out, consider, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन भी किया था कि अगर पॉलिनोमियल के केस में हाउ वी कैन गो विद द लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना. तो सपोज दैट आई हैव द वेक्टर स्पेस Pn. Pn को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? That contains, yes, all polynomials. क्या होता है? Anyone? Of degree? less than or equal to n. Yes, of degree less than or equal to n. अच्छा, अगर मैं लेस देन वर्ड हटा दूं, सिर्फ इक्वल टू भी n ले लूं, तो क्या वो वेक्टर स्पेस है या सबस्पेस है? नो सर, वो हमने ऑलरेडी प्रूव किया था, वो सबस्पेस नहीं है या वेक्टर स्पेस नहीं है. लेस देन इक्वल टू केस में है, ठीक है. कई सारी प्रॉपर्टीज जो है फेल कर देती हैं दैट के. अच्छा, इसकी स्टैंडर्ड बेसिस क्या होंगी? एनीवन हैविंग आइडिया व्हाट इज स्टैंडर्ड बेसिस फॉर दिस पॉलिनोमियल? यस, क्या होगी? यस, सेम ही होगी जैसे वी एन की होगी वैसे पी एन की होगी. हाँ, क्या होगी वही तो पूछ रहा हूँ. सेम क्या? सर एन एलिमेंट्स होंगे उसमें. कैसे? फर्स्ट पे कौन कौन से पहले होंगे? एलिमेंट के फर्स्ट पे 1 होएगा, बाकी सारे 0 होंगे. और सेकंड में फिर सेकंड नहीं, में अब 1 तो होगा, अब तो ये पॉलिनोमियल है बेटा. तो अब देखियो पॉलिनोमियल आप Pn को लिखते कैसे हो? बोले तो Pn को देखो कैसे लिखते हो. इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉलिनोमियल्स इन दिस फॉर्म. ये तो अब इस फॉर्म में है. अच्छा ठीक है सर, ठीक है ना? है. Where a ठीक है, naught उसमें फिर and डिग्री a1 उसकी 0 हो so जाएगी. on an अगर belongs to be reals. हाँ, सारे के सारे स्केलर्स हैं. अब तो ये तो ऑलरेडी आपको दे रखा है कि इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ वन एक्ट. अभी a नॉट को साथ में देखो तो यहाँ पे 1 है. इट इज आल्सो ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स. तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ Pn होगी, ये Pn की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है. तो स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ Pn जो होगी वो ये होगी. से द P इट इज इक्वल टू बी 1 x x square and so on x power n. ठीक है. दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन. तो इसकी डिमेंशन कितनी होगी? व्हाट इज द डिमेंशन ऑफ दिस? n+1. यस, डिमेंशन ऑफ p इज n+1. इसका मतलब है स्टैंडर्ड बेसिस के अंदर हम जब बात करते हैं तो उसकी जो डिमेंशन है इट हैज हैविंग अ कांस्टेंट वाली साथ में ऐड ऑन हो रही है. The number of dimension representing the number of elements. Okay, the number of elements out there is the n+1 out here. फिर से देख लो, अगर सपोज मैं P2 ले रहा हूं, P2 का मतलब क्या है? The collection of all those polynomials of degree less than or equal to be 2. है ना? तो अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड बेसिस की बात करूं तो क्या आएगी? क्या आएगी? 1 x x square. और इसकी डिमेंशन कितनी होगी? इस P2 की डिमेंशन कितनी होगी? इट्स डिमेंशन इज Pn की लिखेंगे डिमेंशन. Number of elements in basis which is equal to be, yes, कितनी है? 3. 3. Again the answer. अब देखो, कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हाउ वी कैन बी सो गेट अप टू राइट लाइक दिस. अब कैसे? अब सपोज आउट कि आपने किसी भी एलिमेंट को P2 से उठाते हो, उसे आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. आप P2 से कोई भी एलिमेंट उठा लो. सपोज मैंने x उठा लिया. स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर मैं a नॉट को 0 ले लूं, a1 को 0 ले लूं, a2 को 0 ले लूं, फिर क्या है? इट्स पॉसिबल. अगर मैं सिंपली एक x एलिमेंट उठा लेता हूं P2 से, तो इट कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट B. कैसे? 0 into 1 plus 1 into x plus 0 into x square.
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर कोई भी x स्क्वायर ले लूं तो उसको भी ले सकता हूँ, and any element if I go with the p2 I can write in the terms of this formation, है ना? So that means we can be go with the standard basis and other things. अच्छा, अब इसके ऊपर based we can have one theorem which is said to be n dimensional theorem. ठीक है, वो अब n dimensional theorem क्या है? See out. तो स्टेटमेंट लिखेंगे, बाकी उसके ऊपर डिस्कशन द नेक्स्ट लेक्चर ऊपर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सो n डायमेंशनल थ्योरम, जैसे मैंने अभी बोला ना, सबसे पहले बोला था कि जो सेकंड प्रॉपर्टी है कई बार कंबरसम हो जाता है बार बार निकालना। अगर मेरे पास 4 टपल्स हैं, 5 टपल्स हैं, तो ओवर देयर कैसे निकालोगे अल्फा बीटा गामा का रिलेशन x1 x2 x3 x4 x5 वगैरह के साथ? देयर इट मेक्स लिटिल बिट लेंथी प्रोसीजर। तो उस केस में ये n डायमेंशनल थ्योरम जो है वो हेल्प कर लेती है। वो क्या कहती है? In a n-dimensional vector space V, any set of n linearly independent vectors is a basis. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास जैसे V3 है, V2 है, P2 है, जैसे आप ले रहे हो which is having a fixed dimensional out here. जैसे V3 है तो उसकी dimension fix है 3 है, V4 है dimension fix है 4 है ना? तो उसके अंदर से अगर आप कोई भी सेट लेते हो और उस प्रूफ कर देते हो कि वो सेट जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो वो सेट जो होगा वो बेसिस होगा, ठीक है? तो वी कैन से दैट दिस विल बी, चलो इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे कि हाउ वी कैन प्रूव इट आउट द बेसिस ऑफ अ गिवन सेट यूजिंग अप दिस थ्योरम, ठीक है? एनी क्वेरी? यस, एनी क्वेरी इफ यू हैव? एनी क्वेरी? सर हाँ जी बेटा प्लीज। सर पॉलिनोमियल का एक बार वो बताना बेसिस। क्या क्या क्या? पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड बेसिस एक बार बताना। ये पॉलिनोमियल का अगर मैं स्टैंडर्ड बेसिस की बात करूं तो ये Pn है। Pn को अगर मैं लिखता हूं तो ये Pn की डेफिनेशन है, ये वाली जो मैंने लिखी हुई है, दिस वन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ Pn. इट्स अ सेट ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू Pn, यही है? यस सर। हाँ, तो अब इसका अगर मैं बेसिस की बात करूं तो इसकी बेसिस क्या होगी? स्टैंडर्ड बेसिस। क्योंकि ये अगर ध्यान से देखो तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स 1 x x स्क्वायर और x पावर n की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, यस है ना? सर। तो इसका मतलब वी कैन से दैट दीज जो एलिमेंट जो हैं दीज आर द बेसिस। आप चेक करके देख लीजिए कि ये बेसिस है कि नहीं है। पहला चेक कीजिए कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। डेफिनेटली लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। क्यों? अगर आप इसे a0 प्लस a1x, जैसे मैं स्टैंडर्ड ये वाली कर लेता हूँ, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर को 0 करते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा? a0 0 हो जाएगा, a1 0 हो जाएगा, a2 0 हो जाएगा, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएगा, है ना? यस सर। दूसरा तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन तो दिया ही हुआ है, इट इज सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दीस। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है स्पैनिंग वाली, है ना? दिस इज द स्टैंडर्ड बेसिस। क्लियर? यस सर। या एनी अदर क्वेरी? So thank you. In the next lecture we'll be explore some more problems based upon this thing. Thank you, sir. Thank you. Thank you.